नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि आपके चैनल पर उसी की कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत, आपका बहुप्रतीक्षित टॉपिक। बहुप्रतीक्षित जो आपका ये है, बहुप्रतीक्षित आपका जो सब्जेक्ट है ये संस्कृत, ये आपके सामने आज है। और आज इस सेशन में हम लोग पेडागॉजी से लेकर ग्रामर के जितने पार्ट हैं उन सभी पर आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी व्यूअर्स को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, आंसर बाद में करिए। आज के इस सेशन में जितना प्रश्न हो स्क्रीनशॉट के साथ आप लोग चलिए, क्योंकि भाई देखिए बहुत जरूरी है, आपका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमोघा में कौन सा समास होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये केवल आपके सीटेट में नहीं होता बल्कि प्रत्येक स्टेट का टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट हो या फिर आपका चाहे वो बीएड हो चाहे आपका बीटीसी, किसी भी एग्जाम में आपके बहुत हेल्पफुल होता है। अमोघा में कौन सा समास होगा। लगभग बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है और आप लोग कुछ गलत भी कर रहे हो, इसलिए मैं अभी रुका हुआ हूं कि आप लोग सही उत्तर आप कर लें। ए तो कदापि नहीं होगा। बेटा ए तो कदापि नहीं होगा, ये आप मानकर चलें। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, संस्कृत को अगर हिंदी ना बना दिए तो आप लोग फिर कहिएगा यहां हम कहां पढ़ रहे हैं। बेटा अमोघा का मतलब क्या होता है, आप बताइए। अमोघा का मतलब होता है, मतलब किसी चीज पर निशाना अगर आपका लगे तो बिल्कुल सटीक लगे, अमोघ बाण है। मतलब अगर ये बाण जाएगा तो ये काम करके आएगा, मतलब जो व्यर्थ ना जाए, वही तो अमोघा है। और बेटा इसमें तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में भी कई बार पूछ लेता है कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप कहोगे सर जी नई तत्पुरुष समास है, नई तत्पुरुष समास है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, नई तत्पुरुष समास का प्रत्येक शब्द आ से शुरू होता है, चाहे वो अमोघा हो, चाहे वो अनुक्ता हो, चाहे आब्राह्मणा हो, चाहे अनीश्वरा हो, चाहे आकृतम हो, और इनका सबका अर्थ ऐसे चलता है। जैसे इसका समास विग्रह करोगे तो अमोघा का क्या हो जाएगा, नामोघः, आगजः का नागजः, आब्राह्मणा का ना ब्राह्मणः। दैट मीन्स उसका एक निगेटिव भाव देगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मधुर फलम में कौन सा समास होगा। प्रत्येक बच्चे हमारे कमेंट करके आंसर करेंगे। चलिए, मधुर फलम में कौन सा समास होगा। क्या व्ययी भाव, क्या तत्पुरुष, क्या द्वंद्व, क्या कर्मधारय। और गलत कदापि मत करना बेटा। इस वीडियो में आज आपको समास, कारक, प्रत्यय, संधि, बहुत सारी चीजें आज आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल ट्रिक से, एकदम हिंदी की तरह आपको लगेगा। एकदम सही आंसर किया, लेकिन वर्मा जी आपने गलत कर दिया है। हाँ जी, देखो मधुरम फलम का मतलब होता है बेटा मधुरम चा तत्फलम, मतलब जिस समास में पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, जिस समास में पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है, वहां पे कर्मधारय समास होता है। ये आप नोट कर लें, क्या होता है बेटा, कर्मधारय समास होता है। क्योंकि मधुर शब्द ही तो बता रहा है कि फल कैसा है, फल कैसा है, मीठा है। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं बेटा। आसान सा प्रश्न है और आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो।
जैसे मैं कह दूं कि और भी एग्जाम्पल आप बेटा ले सकते हो, जैसे मैं कह दूं महाराजा, तो महाराजा मतलब महान राजा, तो महान शब्द ही तो राजा की विशेषता बता रहा है कि राजा कैसा है, राजा महान है। समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर एक बार सारे बच्चे कर देंगे सभी फेसबुक ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन, बलवत में कौन सा प्रत्यय होगा? चुटकियों में, मतलब 5 सेकंड के अंदर इसका उत्तर करोगे आप। बस एक बार आप कमेंट कर ले, फिर मैं आपको उत्तर, इसको ट्रिक बता देता हूं। बलवत में कौन सा प्रत्यय होगा? सबका आज हम आपको आज बताएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सारे बच्चे कमेंट करें। एकदम सही है, बिल्कुल सही बात। देखो, बलवत का मतलब क्या है? जिस शब्द के लास्ट में वत, यानी जिस शब्द के लास्ट में वान, वती या वत, इन तीनों में से बेटा कोई भी वर्ड आपको दिख जाता है तो आपको समझ जाना है कि उसमें मतु प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा बेटा? मतु प्रत्यय। कहोगे सर और एग्जांपल बताओ, तो जैसे बलवत हो गया, विद्वत हो गया, धनवत हो गया, या रसवान हो गया, गुणवान हो गया, बहुत सारे हैं बेटा। गुणवान, गुणवती, गुणवत, बलवान, बलवती, बलवत, ठीक है, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। मतलब बेटा अगर जिस शब्द के लास्ट में यानी यहां वान या वती या वत लिखा है तो आपको समझ जाना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? मतु प्रत्यय। लेकिन इसकी बेटा एक टर्म एंड कंडीशन है। अब कहोगे सर जी क्या टर्म एंड कंडीशन है? तो बेटा टर्म एंड कंडीशन ये कहता है जो ये वान वती वत पीछे लगा हो ये क्रिया में नहीं लगना चाहिए। तो बलवान कोई क्रिया नहीं है बेटा, ये बलवान कोई क्रिया नहीं है, ये बलवत कोई क्रिया नहीं है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। रूपवान या रूपवत कोई भी वर्ड ऐसा है, या रूपवती एक भाव है, यानी कि मतुप प्रत्यय तब होगा जब क्रिया में वानवतीवत ना लगाओ। लेकिन अगर क्रिया में वानवतीवत लग गया तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? सबको पता है ना? अगर यही वानवतीवत अगर क्रिया में लग गया तो कौन सा प्रत्यय होगा? तो बेटा उसमें अक्तवतु प्रत्यय होगा। जैसे कृतवान, कृतवती, कृतवत। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं दोनों को लेकर यहीं पे क्लियर कर देता हूं। कृतवान, तो कृतवान एक क्रिया है, मतलब काम करना। क्रिया क्या है? चलना, दौड़ना, खाना, पीना, नहाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो अगर इसमें वान या वती या वत अगर क्रिया में लगेगा तो क्या होगा बेटा? अक्तवतु प्रत्यय होगा। आधा का, ता, व और ता पे छोटा ऊ की मात्रा। समझ गए ना अक्तवतु प्रत्यय? क्या समझ गए सारे लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आई? कमेंट करके बता देना समझ आ रहा होगा, अगर ना समझ आए तो फिर पूछ लेना। ज्ञानिन में कौन सा प्रत्यय होगा? ज्ञानिन सबको पता है यार, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई गलत भी करेगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं। ज्ञानिन में कौन सा प्रत्यय होगा? बड़ा लेट करते हो बेटा आप लोग, मतलब बहुत लेट रिप्लाई आप सबके आते हैं। ठीक है, इनी प्रत्यय, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, इनी प्रत्यय। भाई लास्ट में अगर इन इन ऐसे ज्ञानिन, पठिन, लिखिन, चक्रिन, दंडिनी अगर ऐसा आएगा तो जान जाइएगा इनी प्रत्यय होगा। संस्कृत के पेपर के लिए बेटा मैं हकीकत बता रहा हूं, जो आप हल करोगे ना तो लास्ट में 10 से 15 मिनट मिलता है, क्योंकि गणित हल करने में और सब्जेक्ट करने में बहुत समय चला जाता है। तो हकीकत यह है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ट्रिक्स, जिससे आप सेकंडों में हल कर सको। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है?
मैं आपको बता दूं, ये लास्ट के वर्ड को टैकल करिए। जिस शब्द के लास्ट में ये ता होता है वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा, आप कमेंट करिए, हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। जिस शब्द के लास्ट में चलिए ठीक है, पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे आप सभी को। संस्कृत का जो क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए गए हैं उसका पीडीएफ आपको चाहिए? हाँ ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, इसमें तल सबको पता है बेटा, इसमें तल प्रत्यय होगा। अब कैसे होगा? तल प्रत्यय की पहचान है उस शब्द के लास्ट में ता निकलेगा, जैसे सुंदरता, जैसे कुशलता। एक वर्ड नहीं, कई वर्ड आपको लेकर दिखाते हैं, एक सेकंड। कुशलता, ठीक है, जैसे मित्रता, देवता, मनुष्यता, पशुता, मूर्खता, दुर्जनता। समझ रहे ना बात को? ये सारे आपके तल प्रत्यय हैं। और त्वा प्रत्यय तब होता है जब ये लास्ट में त्वा निकलेगा, त्वम, जैसे उसमें त्वा प्रत्यय तब होता है जब उसमें त्वम निकले लास्ट में, जैसे गुरुत्वम, मनुष्यत्वम, पशुत्वम, मूर्खत्वम, सुंदरत्वम, देवत्वम। समझ रहे हो ना? तब बेटा त्वा प्रत्यय होगा। इन्हीं आपको बता ही दिया, चक्रिन, दंडिन और मतुप मैंने बता दिया, वानवतीवत होगा। तो सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर बेटा करते जाइएगा, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, इतना ही आपसे हम कहते हैं, इतना करते जाओ बस। धनवान में कौन सा प्रत्यय होगा भाई? चलो सारे लोग कमेंट करके बताइए, धनवान में कौन सा प्रत्यय होगा? धनवान में कौन सा प्रत्यय होगा? एकदम देख लीजिए, गलत कोई करके दिखा दे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप गलत कर दो। एक बार अगर आपने क्लास कर लिया यहां तो फिर दिक्कत नहीं हो सकती। धनवान में क्या होगा? हालांकि बेटा ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, आप कहीं और पर भी संस्कृत पढ़ के देख लीजिएगा। एजुकेशन स्टडी पॉइंट ही मात्र एक ऐसा चैनल है जहां आप सीडीपी भी वही उसी तरह पढ़ते हो जैसे संस्कृत पढ़ते हो। यहां आप जितने सब्जेक्ट हैं सब आप समान तरीके से पढ़ते हो। और अगर जिंदगी में बेटा सफल होना है तो आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली आने चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट में कमांड करने से कुछ नहीं होगा। तो धनवान में भी मतु प्रत्यय होगा। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कर लिया। ये बेटा नोट्स से संबंधित सूचना आपके सामने दिया गया है। आवश्यक सूचना है कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए 50 पेज के नोट्स को प्रोवाइड किया है और अंतिम 25 दिनों की तैयारी 50 पेज पढ़िए काफ़ी है। लंबे लंबे नोट्स पढ़ने से होगा कुछ नहीं। 50 पेज पढ़िए जिसमें कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, जिसमें आपको टैग वर्ड का चयन, जिसमें आपको रूट वर्ड्स, यानी सारी बातें आपको यहाँ दी गई हैं। यानी फेल तो आप नहीं हो सकते, ये हमारी गारंटी है। इसकी प्राइस, हाँ जी महंगी जरूर है, लेकिन महंगा जरूर है लेकिन आपका काम जरूर करा देगा। डेट मीन्स पास बहुत आराम से हो जाओगे। लेकिन फिर भी इस कीमत पे भी आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। जितने भी गरीब बच्चे हों या अमीर बच्चे हों, सब के लिए डिस्काउंट अभी जारी है। 799 पर अभी आपको कुछ छूट मिल रहा है, उसका लाभ अभी आप उठा सकते हैं। अब कैसे नोट्स मिलेगा, इसके लिए आपको नंबर ये दिया गया है, इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। 9653050981। चलिए, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय होगा? क्वेश्चन नंबर 7, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय होगा? आज इस सेशन में बहुत कुछ सीखने वाले, इसमें कारक भी मिलेगा, इसमें संधि भी मिलेगा, सबकी ट्रिक्स और टिप्स आपको मिलने वाला है। ये कहां पे लिखा है प्रतिभा राजपूत जी कि ये कहां पे लिखा है कि जो पंडित होते हैं उन्हें संस्कृत बहुत ज्यादा आता है? ये कहां पे लिखा हुआ है बच्चा? मुझे तो नहीं पता ये चीज कि भाई जो पंडित होते हैं उन्हीं को संस्कृत आता है, या अब वो बेटा जमाना चला गया। आई थिंक मुझे लगता है कि पंडित लोग कहाँ पंडिताई करते हैं, वो सब दौर एक होता था पहले के जमाने में, अब ये नहीं होता बेटा। हर बच्चे को संस्कृत आती, किसको नहीं आता? अब यहाँ पर देख लीजिए, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें, सबको संस्कृत आती होगी।
ऐसा थोड़ी है सबको आती होगी। इसमें हर एक बच्चा एक टीचर है, फर्क इतना है कि उसे थोड़ा सा मार्गदर्शन की जरूरत है। उचित मार्गदर्शन मिल जाएगा, एक दिन वो भी आगे बढ़ जाएगा, 100% वो सफलता को ग्रहण करेगा। देखिए नॉलेज अगर आपके पास ढंग से अगर सही गाइडेंस और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आप भी हो, इसमें पंडित उंडित की बात नहीं होती बेटा। साहित्यिक में बेटा क्या प्रत्यय होगा, सबको पता है। साहित्यिक तो बेटा जिस शब्द के लास्ट में इक इक निकलता है उसमें ठक प्रत्यय होता है। जिस शब्द के लास्ट में इक इक निकलता है, जैसे धार्मिक, आस्तिक, साप्ताहिक, सांस्कृतिक, लौकिक, दैनिक, यानी जिस शब्द के लास्ट में इक इक निकलता है उसमें ठक प्रत्यय होता है। हाँ मैंने बता दिया बेटा, मैं कहता हूं जब मैं कोई चीज कहूंगा तो छुपा के बातें नहीं बोलूंगा। अगर मैं कोई चीज अगर ट्रिक दूंगा तो मैं गारंटी लेता हूं इस चीज का ट्रिक ना फॉलो हुआ तो आप जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा। मैं लाइव बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए, ये ऐसे रिकॉर्डिंग है, पड़ा रहेगा चैनल पे। 110% ट्रिक फॉलो होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मित्रता में कौन सा प्रत्यय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो प्लीज आप में से कोई गलत मत करिएगा। मित्रता में कौन सा प्रत्यय होगा? तो बेटा मित्रता में कौन होगा? तल प्रत्यय होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, पीताम्बरा में कौन सा समास होगा? क्या बात है, इसमें आपको जबरदस्त तरीके से समझना पड़ेगा कि आखिर पीताम्बरा में कौन सा समास होगा। ये प्रश्न भी बहुत जबरदस्त है, मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट भी है। पीताम्बरा को आपको पीताम्बरम, ये दो वर्ड हैं जिसमें आप बहुत गलती करते हो। पीताम्बरम पूछेगा तब कौन सा समास होगा और पीताम्बरा पूछेगा तब कौन सा समास होगा, ये दोनों आपको आना चाहिए। तो चलिए सारे लोग फटाफट कमेंट कर। तो ध्यान देना बेटा, अगर पीताम्बरम कहेगा, समझिएगा बात को, अगर पीताम्बरम कहेगा तो कर्मधारय होगा, अगर पीताम्बरा कहेगा तो बहुब्री होगा। पीताम्बरा का मतलब होता है पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीले वस्त्र वाले, मतलब हुआ श्री कृष्ण जी। समझ रहे हो बात को? इसको बहुत कायदे से पकड़ लो, कोई नहीं बताता, किसी चैनल पे चले जाइएगा आप, कोई नहीं बताएगा। पीताम्बरम कहेगा तो कर्मधारय मारना, और पीताम्बरा यानी ये जो दो बिंदी लगा होता है, ये बिंदु आपके हैं, इसको ऐसे विसर्ग कहते हैं। तो पीताम्बरा को क्या कहते हैं? आपका ये बहुब्री है, लेकिन पीताम्बरम होगा, इसमें नीलकंठा भी है, तो अगर नीलकंठा होगा तब तो भैया इसको आप कहोगे बहुब्री, लेकिन नीलकंठम होगा तो आप कहना कर्मधारय। समझ पा रहे हो बात को? अगला प्रश्न, चोर भयम में कौन सा समास होगा? चोर भयम प्रश्न वैसे बेहतर है और आपके आंसर भी हम अपेक्षा करते हैं कि बेहतर ही आएगा, है ना। चलिए, चोर भयम जबरदस्त प्रश्न है और हमें पूरा यकीन है कि आप निश्चित रूप से सही करोगे। चोर भयम, संस्कृत की यही तो खासियत है बेटा कि पढ़कर उसको देख लोगे वहीं से पता चल जाता। चोर भयम का मतलब क्या है? चोर से डरा हुआ। चोर भयम मतलब चोरात भयम, चोरात मतलब बालकात, नहीं समझे? जिसको बालक का रूप याद होगा कि बालका बालको बालका और बालकम बालको बालकान और बालकेन बालकाभ्याम बालकई बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या, और पांचों में क्या आया? बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो पंचमी पकड़ने का बहुत तरीका है, एकात रूप याद कर लो, चाहे बालक का चाहे राम का। मेरे ख्याल से अगर आप राम का याद कर लोगे बेहतर होगा। 3 रूप याद कर लो, एक बालक का,
एक तद धातु यानी सह का, यानी सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई वाला, और एक आप अस्मद का याद कर लो, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि, ये वाला याद कर लो। ये तीन आपने याद कर लिया, काम आपके बन जाएंगे। अब सवाल आया कि चोर भयम यानी चोरात भयम, यानी ये तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में ही कारक चिन्हों का प्रयोग होता है कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। जी हाँ, तत्पुरुष पंचमी है ये बेटा। और भी ले सकते हो, सिंह भीता भी आप कह सकते हो। तो सिंह भीता मतलब सिंघात भीता, यानी शेर से डरा हुआ। और जाहिर बात है डरोगे तो भागोगे ही, तो अलग होगे ना। जिस स्थान, अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होने के अर्थ में। भाई चोरात भयम का मतलब चोर से डरा हुआ, इसका मतलब चोर पे डरोगे तो भागोगे, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब उस जिस स्थान पे आप हो उस स्थान से आप अलग होगे, है कि नहीं। चलो भैया, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर कर रखा है, वेल डन। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अमोघा आपका हो चुका है। अगला प्रश्न, महारथी, महारथी में कौन सा समास होगा? कमेंट करिए बेटा फटाफट से। सब पढ़ा चुका हूं। बिरले ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका गलत हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई गलत हो जाए। महारथी है कि नहीं? महारथी का मतलब समझते भी हो कि नहीं समझते आप लोग? महारथी का मतलब होता है महान रथी, और जिस समास का पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है वही क्या होता है बेटा? कर्मधारय होता है। महारथी मतलब महान रथी, तो महान शब्द ही उस योद्धा की विशेषता बता। रथी मतलब योद्धा, रथी मतलब रथ नहीं होता भैया, समझ रहे हो बात को? हाँ जी। तो महारथी मतलब महान और रथी मतलब योद्धा, तो योद्धा की विशेषता वो महान शब्द ही बता रहा है। अगला प्रश्न, एक बार आपने पढ़ लिया आज तो दोबारा आपको संस्कृत में बार बार समस्या नहीं आएगी, इसलिए हर वीडियो का लाभ उठाइए जो भी आपको मिल रहा है। प्रिय सुख सखा, प्रिय सखा, क्या बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको कमेंट्स करने हैं, कमेंट करिए सभी लोग। प्रिय सखा सबको पता है बेटा, कोई गलत करेगा क्या? कोई गलत भी तो नहीं कर रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भैया। सखा मतलब क्या होता है? मित्र, और प्रिय शब्द ही बता रहा है कि मित्र कैसा है, प्यारा है, प्रिय है। That मीन्स पहला शब्द ही दूसरे की विशेषता बता रहा है। हमारे अपने ट्रिक्स हैं, कभी गलत नहीं होंगे। और ये एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, आपका डबल फायदा हो रहा है। ये जो सीख रहे हो साथ में हिंदी में भी सेम यही हेल्प करेगा, हिंदी में भी सेम यही चीज यह पूछा जाएगा। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, पूरा फायदा आप लोग उठा रहे हो। तो समझदार को इशारा काफी, मतलब चीजों को समझ जाओ, ना समझ आए कमेंट करके पूछो। आज काफी दिनों बाद वापसी हुई है अभिषेक जी की। कोशिश किया करें आप लोग डीपी मत चेंज किया करें, यूट्यूब वाली डीपी, क्योंकि इससे हम अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कौन बच्चा क्या कैसे है। आप लोग अगर डीपी चेंज कर देते हो तो हमें समझ नहीं आता कि कौन बच्चा है ना। तो यूट्यूब की डीपी मत बदला करें, नहीं तो व्हाट्सएप की तरह आप लोग डीपी चेंज करते रहो। यहाँ पे हम आपको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कौन बच्चा कैसा है। और बेटा मैं कई बार समझा चुका हूँ, प्लीज लाइव क्लास के दौरान आप लोग कॉल ना किया करें, ये आप सबसे निवेदन है। ध्रुवम पाए अपादानम में कौन सा कारक है भैया? बिरले ही कोई ऐसे होंगे जिनको इसका उत्तर ना पता हो। ध्रुवम पाए अपादानम भैया, अपादाने पंचमी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक ना किया हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और संस्कृत की ज्यादा से ज्यादा क्लास पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भित्रार्था नाम भय हेतु,
क्या बात है, ये प्रश्न को कैसे याद किया जाए? मतलब प्रश्न तो बहुत बढ़िया है भाई। और ये आपके हकीकत बता दूं तो ये आपके पीसीएस में भी पूछा गया है और आईएएस वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सीटेट को भी ये बना दिए हैं आईएएस पीसीएस की तरह। आईएएस पीसीएस से अब कम थोड़ी है अपना सीटेट। क्या यार बार बार कॉल। भित्रार्था नाम भय हेतु में कौन सा कारक होगा? ओके बेटा, कोई बात नहीं, देख लीजिए बेचारे ये समस्या में, कोई बात नहीं बेटा। कमेंट कर दिया करो, अगर थोड़ा बहुत जब भी आया करो कमेंट कर दिया करो, जिससे हम जानते रहें। क्योंकि जो हमारे रेगुलर व्यूअर होते हैं उनसे कुछ जाहिर बात है, जो रेगुलर रहेगा उसकी दिल में जगह तो बनी जाती है। तो भित्रार्था नाम भय हेतु के लिए आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट से। जिसको पता होगा वो तो कर ले जाएगा, और जिसको नहीं पता है उसको हम भाई बताएंगे ही। लेकिन कोशिश करिए कि आप पूरी तरह से सही करने की खुद कोशिश करिए, है ना। तो बेटा अपादान कारक क्या होता है? अलग होना। अलग होने का मतलब भागना, कहीं भाग जाओगे। भित्रार्था नाम भय हेतु, भय होगा तो भागोगे ही, मतलब अपादान कारक। पंचमी विभक्ति अपादान। देखो अपादान कारक में बेटा आपको 5 सूत्रों को याद करना है। ध्रुवम पाए अपादानम, दूसरा अपादाने पंचमी, तीसरा भित्रार्था नाम भय हेतु, मेरे साथ ही याद कर लो। चौथा जुगुप्सा विराम प्रमाद। ये कुछ वर्ड आपको दिख जाए तो समझ जाना कि ये भैया अपादान है। और पांचवा आख्यातोपयोगे, मतलब आख्यातोपयोगे का पहचान ये करिए कि लास्ट में अधीते अधीते लिखा रहेगा। और एक लास्ट है बेटा इसमें, छठवां भी एक है कि अन्य भिन्न इतर रीते पूर्व प्रत्यक बही। तो खैर इतना डीप में मत जाइए, इसमें से कम 4-5 ही पता रहेगा तो काम हो जाएगा। सह साकम समम सार्धम में कौन सी विभक्ति होती है? 16वें के लिए आप लोग कमेंट करें। इन्हीं तीनों ऑप्शन में आपका काम हो जाना है। इन लोगों को कितना भी कहो लेकिन ये लोग कहाँ कुछ काम करते हैं। बात तो ये है कि बेटा ये लोग, यही तो दिक्कत है, हमारे अपने ही जो है ना इसमें से गड़बड़ करते हैं। अगर ये मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करें, जाहिर सी बात है फेसबुक में अपना ग्रुप है। सह साकम समम सार्धम बेटा तृतीया विभक्ति करण कारक, और इस किस सूत्र से सह साकम समम सार्धम हुआ है? तो बेटा उसे कहते हैं सायुक्ते आप्रधाने। सायुक्ते आप्रधाने सूत्र से ये हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे पिता पुत्रेण सह आपणम गतः। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, 100+ की संख्या में अगर आप रहोगे संस्कृत की क्लास में तो निश्चित ही संस्कृत की क्लास को ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू किया जाएगा। अभितः परितः समयः निक्साह, इन शब्दों के योग में कौन सा कारक होता है या कौन सी विभक्ति होती है? बहुत बार पढ़ाए हैं बेटा, सबको पता होगा, मैंने पढ़ा चुका हूं कि अभितः परितः समयः निक्साह, इनके योग में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। द्वितीय विभक्ति में एक और वर्ड याद कर लो, कारक के मैंने वीडियो अलग से बना रखे हैं, जाकर देख लीजिएगा। उभयतः सर्वतः धिक अध्यधि ऊपर ऊपरी, इन सब शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक ही होता है। सॉरी तृतीया पे टिक हो गया था। एक्चुअली बेटा उसमें दिक्कत क्या होती है कि मैं स्क्रीन पर नहीं देखता जल्दी, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं खुद में ही खो जाता हूं। डेट मीन्स स्क्रीन पर हम देखते नहीं ज्यादा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 18, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास होगा? क्या बात है, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास होगा? बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात समझ तो गए ही होंगे आप लोग, समझदार को इशारा काफी। चलो बेटा फटाफट से कमेंट करिए, चाहे बीड़ा पाड़ी हो, चाहे चक्र पाड़ी हो, धनुष पाड़ी हो, चंद्रशेखरा हो, चंद्रकांति हो, गदा पाड़ी हो, तो समझ जाइएगा इसमें बहुब्री समास है। और बहुब्री में भी
व्याधिकरण बहुब्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेल डन, शानदार, जबरदस्त। सुस्मिता यादव, शशि शेखर, दीपक कुमार, अंजू कुमारी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, केसा केस में कौन सा समास होगा? तो बेटा इसका जो केसा केसी का मतलब क्या होता है, केसेषु केसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, यानी कि बाल से बालों को पकड़कर प्रारंभ होने वाला युद्ध ही केसा केसी होता है। दैट मीन्स 19 का कौन सा होगा? बहुब्री समास। और बहुब्री में यह होगा व्यतिहार बहुब्री, जिसमें युद्ध होता है। व्यतिहार बहुब्री में आमतौर पर पकड़ के युद्ध ही होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हो कि मुष्टा मुष्टि, यानी मुष्टिभिष्ट मुष्टिभिष्ट प्रहित्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, यानी कि मुट्ठी यानी मुक्के से मुक्का मुक्का मार के भाई ठीक कर दिया गया। डेट मीन्स आप समझ रहे हो, भाव समझिए, बाकी सब ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत से हैं बेटा, दंडा दंडिश हो गया, जैसे कि दंडेश दंडेश प्रहित इदम युद्धम प्रवृत्तम, मतलब लाठी से कूट कर कायदे से। शशि शेखर काफी बेहतर बच्चे हैं हमारे, ये काफी बढ़िया स्टूडेंट हैं। ये कंटिन्यूटी ये दिखाता है कि बच्चे के अंदर कितनी आग है। और जाहिर बात है एक टीचर कितना भी मतलबी क्यों ना हो बेटा, वैसे टीचर को मतलबी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई बच्चा ये बता दे कि आज तक उसने अगर मुझे मैसेज किया हो तो मैं उसको रिप्लाई ना दिया हूं। लगभग यहाँ पे 75-80 की संख्या में बच्चे हैं, और एक भी बच्चा कमेंट करके बता दे कि सर मैंने मैसेज किया था और ये पूछा था और आपने रिप्लाई नहीं किया। सभी को मैं रिप्लाई करता हूं। हंड्रेड % हिंदी में काम आएगा बेटा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। ये सब हिंदी में पूरा, इसीलिए तो मैंने कहा कि आम के आम गुठलियों के दाम, कि आप संस्कृत का यही तो फायदा है कि बाई वन गेट वन का जमाना है। संस्कृत पढ़ रहे हो, हिंदी में आपका डायरेक्ट फायदा कर रहा है ये। अगला प्रश्न, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? क्या बात है भाई, ये तो भाई जबरदस्त प्रश्न है, यहां पे देखना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक ही है भाई। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? बेटा संस्कृत में कारक की संख्या सिर्फ 6 होती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण। यानी अगर आप इसको श्लोक के रूप में याद करना चाहें तो कर्ता कर्म च करलाम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि खष्ट। नहीं बेटा, बिना सीटेट के केवीएस आप नहीं फिल कर सकते हो। हालांकि मेरा काम, हकीकत ये है बेटा, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं। ये बेटा ये ऑनलाइन दुनिया का बाजार है बेटा, हकीकत से रूबरू हो जाओ। आप में से कोई बेवकूफ नहीं है, सारे बच्चे सेंसिबल हैं। केबीएस ओबीएस केवल बेवकूफ बनाने का एक जरिया होता है। पीआरटी की वैकेंसी पर बड़े बड़े संस्थान अब आपको लूटेंगे, यहाँ पे पढ़े लिखे बुद्धिमान भी फंसेंगे। मुश्किल से 7-8 हजार वैकेंसी होती है, उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस होता है। पहली बात तो आप सीटेट पास होना जरूरी है। दूसरी बात, आपका वहां पे इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि भाई साहब आप कितने पूंजीवान हो। बहुत स्पष्ट शब्द में बोलता हूं, लगभग, हाँ मैं ये नहीं कहता हूं पूर्ण रूप से करप्शन है, लेकिन हाँ 5% तो सच्चाई है, लेकिन 95% तो गड़बड़ी ही है। होता होना होना कुछ नहीं होता है केबीएस में, लेकिन हाँ सीटेट आपका पास होना जरूरी है। बिना सीटेट के आप केबीएस में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो फोकस करिए, आप अपने राज्य में बनिए। और दूसरी बात, केबीएस की नौकरी कभी भी आपको मैं ये लिखित दे देता हूं, केबीएस की नौकरी कभी भी आपके अपने राज्य में नहीं मिलेगा और पड़ोसी राज्य में भी नहीं मिलेगा। ये आपको दक्षिण, जो साउथ इंडियन मूवीज आप लोग देखते हो ना, जिसमें विलेन भी हीरो लगता है, तो उन्हीं इलाकों में आपको, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में, वहां आपको फेंक देते हैं ले जाकर, वहीं आप पड़े रहिए। तो केबीएस के चक्कर में थोड़ा कम ही रहिए।
जो आपके राज्य में आएगा उस पर आप फोकस करिए। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? सबको मैंने बता दिया, 6 कारक होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हंसों में कौन सा समास होगा? केवीएस बहुत अजीब सी चीज है बेटा, ये केवीएस के चक्कर में मत पड़िए आप लोग। मैं आपको, नहीं तो मैं अपने चैनल पे पहले ही मैं आपको दे दिया होता जानकारी। आपका अपना चैनल जो भी देगा वो आपके हित को, मतलब मैं फालतू चीजें आपको नहीं दूंगा। जाहिर बात है, वैसे भी कौन से गोरे हो तुम लोग जो और काले हो जाओगे। हाँ खैर, मजाक को मजाक ही समझे, वैसे इसमें सारे गोरे ही होंगे। हंसों में देखो बेटा, इसका ट्रिक पकड़ लो। अब इस समास का ट्रिक है, द्वंद्व समास इसमें होगा। जिस समास में लास्ट के वर्ड पे ये 2 मात्रा लगा रहे आओ की, तो समझ जाना मेरे भाई, उसमें द्वंद्व समास होगा। अब कहोगे सर जी हाउ, कैसे, जरा समझाइए तो सही, हम कैसे मान ले भाई? बिना तर्क किए आप लोग कहां, जैसे देखो पितरौ या हंसो, मयूरो, पुत्रो, रामो, यानी जिस पे आपको औ की मात्रा दिखेगी तो समझ जाना कि वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास। कुछ हो, लेकिन साउथ इंडियन मूवीज पहले के बड़े अच्छे होते थे, आपका नहीं पता है। पहले वाले मूवीज साउथ इंडियन ठीक होते थे अपने बॉलीवुड की अपेक्षा अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वहां के संस्कार भी बेहतर होंगे। जब फिल्मों में जो दृश्य दिखा रहे हैं, अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए साउथ इंडियन, तो इसका मतलब हाँ, सीटेड पास हैं तो किरण जी आप वो भर सकते हैं पीआरटी के लिए, प्राइमरी लेवल की जो सीटें हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आत्मने पदम में कौन सा समास होगा? बेटा पहली बात तो आत्मने पदम एक ये समास के बारे में पहले समझ लो, कौन सा समास है। ये तो तत्पुरुष है, ये तो तय है। लेकिन आत्मने पदम में होगा अलुक तत्पुरुष समास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम कहें कि कैसे आप ब्लैक हो गए वेस्ट इंडीज में घूम कर आ गए हो आप लोग, तभी तो, यही तो दिक्कत है। पता नहीं भाई, संजू को पता है कि वहां वाले ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, होंगे अगर आप लोग कह रहे हो तो। लेकिन संस्कार तो होता है, ये मुझे लगता है, और मेरे लिए संस्कार ज्यादा मायने रखते हैं। किसी व्यक्ति का काला या गोरा होना या उसमें क्या, वो सब मैटर नहीं करता। डिपेंड करता है उस व्यक्ति की जो सभ्यता है, बोलने का तरीका जो है। देखो सिविलाइज होना व्यक्ति का सबसे जरूरी होता है, तो वहां के चीजों से मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कमेंट करें, कृफ्ल सर्पा में कौन सा समास होगा? फिर देखना, कृफ्ल सर्पा यानी जिस समास का पहला पद दूसरे की विशेषता बताए, यानी कृफ्ल मतलब काला और सर्प माने सांप। तो सांप कैसा है? काला है। तो पहले पद ने दूसरे पद की विशेषता बता दी, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, कर्मधार है। देखिए इनमें से काफी लोग साउथ इंडिया में गए हैं, दक्षिण भारत में, अच्छी बात है भाई। और हमको समय नहीं लग रहा कि हम कहीं जाएं, ये भी एक समस्या है। चलिए 24, पंचगंगम में कौन सा समास होगा? पंचगंगम में कौन सा समास होगा? जिसने बता दिया उसको 1 रुपए की टॉफी दी जाएगी। पंचगंगम में कौन सा समास होगा? जबरदस्त प्रश्न है, 100% आप यहां फंस सकते हो, इसलिए सोच विचार के उत्तर करिएगा कि पंचगंगम में कौन सा समास होगा। बेटा 1 मिनट आपके आंसर आ जाएं। नितेश कुमार सिंह कह रहे हैं ए, रविकांत पाठक बहुत बढ़िया। बेटा याद रखना,
अगर नदीवाचक शब्द के साथ, अगर नदीवाचक शब्द के साथ पहला पद अगर संख्यावाचक है तो वहां हमेशा अव्ययी भाव होगा। तो देखिए पंचगंगम का यहां पे अगर देखा जाए, अगर समास विग्रह की अगर आप लोग बेटा बात में जाओगे तो समास विग्रह वैसे ही होगा कि पंचा नाम गंगा नाम समाहारा, या द्वि यमुनम हो जाए तो द्वयो यमुनयो समाहारा, समझ रहे हो बात को, या सप्त नर्मदम नर्मदम हो गया तो सप्ता नाम नर्मदा नाम समाहारा, यानी वहां पर भी वो बात हो जाएगी। बेटा टॉफी, टॉफी आप लोग वैसे चाय पिलाते नहीं हो तो उसमें से 1 रुपया काट लीजिएगा, है ना। 5 रुपए की चाय होती है, 1-1 रुपया आप लोग काट लीजिएगा, हो गई टॉफी आपकी। तो आपने देखा कि अगर संख्यावाचक पदों के साथ अगर नदीवाचक पद लगेंगे तो जान जाइएगा अव्ययी भाव, ये ग्रेट पॉइंट है यहां पर। अगला प्रश्न, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। देखिए बेटा मैंने लॉजिक के साथ बात कहा, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब गजब हो। अरे थैंक यू तो बोल दिया करो, 4 रुपये आप लोगों के वापस भी कर दिए हैं। ये तो सोचा करिए आप लोग, सोचिए मतलब क्या करते हो आप लोग। 5 रुपए की चाय तो पिलाओगे ही आप लोग, उनमें से 1 रुपया काट लीजिएगा, है ना। सबके लिए टॉफी हो जाएंगे। तो एक प्रत्याहार में ई उ रील री, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ रील री, ठीक है। वैसे बेटा आपको महेश्वर सूत्र अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है कि आयुल रील री एओम एओच हैब्रट लड़ एम गंडम झवे गर्दस जब गर्दस खप टर्टो का पैसा सरहल। दैट मीन्स ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, उसको आप याद ही मत करिएगा, जितना करवा दे रहे हैं उतना काफी है। नहीं नहीं बेटा ये तो भाई इल्जाम एकदम झूठा है, बिल्कुल इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। वार्तिककार कौन है ना, वार्तिककार संस्कृत की शुरुआत ही यही लोग करते हैं बेटा। वार्तिककार हो गए, या जैसे कात्यायन है या पाणिनि है या वरदराज हैं। तो चलिए सभी लोग बताएंगे वार्तिककार कौन है। तो बेटा वार्तिककार जो थे वो थे वररुचि, और यही वररुचि जो थे ये कात्यायन थे। आप लोगों को खुश होना चाहिए, ऊपर से ठग कह रहे हो, बताइए 1 रुपए का मैंने आप लोगों को टॉफी दिखला दिया। तो वार्तिककार कौन है, यही है ना कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तो इसमें आप टिक मार दीजिए कात्यायन, क्योंकि कात्यायन को ही बेटा वररुचि कहते हैं, वही वररुचि भी थे। और हाँ, अष्टाध्यायी को लिखा था पाणिनि ने, और उन्होंने कहा कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं। अगर एक अध्याय में 4 पाद हैं तो फिर 8 अध्याय में कितने होंगे, 32 पाद हैं। और उन्होंने जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, इसी कारण से पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। और इसी अष्टाध्यायी को आधार मानकर ये जो वररुचि थे इन्होंने वार्तिक लिखा, ठीक है। और उसके बाद उसको आधार मानकर भी जो पतंजलि थे जिसको भाष्यकार जी ने कहा जाता है, उन्होंने वो चीज लिखा। तो सब चीज एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, 27 की तरफ बढ़िए। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार की संख्या कितनी है? चिल्ड्रन डे कब था बेटा, मुझे तो याद भी नहीं है। चिल्ड्रन डे कब था भाई? चिल्ड्रन डे में मुझे याद है आप लोगों को सबको टॉफी वॉफी बांटी गई थी, यही तो है, बताइए। भलाई का कोई जमाना ही नहीं है, टॉफी भी खा रहे हैं और बाद में मुकर भी जा रहे हैं। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है, 42। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? चा वर्ड का ध्यान रखिएगा बेटा, चा वर्ड
चा वर्ड का उच्चारण स्थान आप लोग बताइए क्या होगा, पहले तो बताएं पहले। क्या होगा भाई चा का? देखो दंत का क्या होगा, ऋतु रफाणाम मूर्धा, नहीं ऋतु लसा नाम दंता, दंत का हो गया। और कंठ का अको विसर्जनीय नाम कंठा, और मूर्धा का ऋतु रफाणाम मूर्धा, और तालु का इचु यसा नाम तालु। तो चा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तालु जो जीवा के सहारे आप लोग बोलते हो, है ना, जो अभी टाफी टाफी कर रहे हो। खैर ठीक है, यही तो क्लास की रंगत है कि हमारे सारे बच्चे परिचित हैं हमसे कि सर जी कितने मतलब दानवीर हैं, कितना दान करते हैं सर। इचु यसा नाम तालु, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आगम्य में कौन सा प्रत्यय होगा? सबको पता है जिस शब्द के लास्ट में या लगा होता है उसमें हमेशा लप प्रत्यय होता है। जैसे आगम्य, जैसे आगम्य, अवतीर्य, औदार्य, तो जिस शब्द के लास्ट में या लगा होगा तो समझ जाइएगा उसमें लप प्रत्यय। और सीटेट का मोस्ट फेवरेट है ये, पता नहीं क्या रीजन है, लप प्रत्यय खूब पूछता है सीटेट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सानच प्रत्यय भी सानच और सत्री दो शब्द हैं, सत्री और सानच, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। लेकिन सत्र प्रत्यय तब यूज होता है जब किसी शब्द के लास्ट में अन अंति अत होता है। जैसे पठन पठंती पठत, लिखन लिखंती लिखत। अच्छा एक बात आप लोग बताइएगा, जो ये कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग कमेंट करके आते कमेंट करते हैं, क्या ये आप लोगों को पहचानते भी हैं कि ऐसे ही कमेंट कर देते हैं ये लोग? मुझे तो कुछ पता नहीं है, पता नहीं क्या है ये सब, छोड़िए। सानच का मतलब जिस शब्द के लास्ट में मानह माना मानम हो, जैसे एध मानह, एध माना, एध मानम, इन मैं आपको पढ़ाई चुका हूं। जैसे चक्रिन, दंडिन, पठिन। और तुमुन मैं आपको बता ही चुका हूं जिस शब्द के लास्ट में तुम हो, जैसे पठितुम, गंतुम, चलितुम, ये सारे क्या होते हैं, तुमुन प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रघुवंशम में सिंह का नाम क्या था? सबको पता होगा, स्टोरी जानने के लिए आप चले जाइएगा। अच्छा डीपी देख के कमेंट करते हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है इन चीजों का। भाई दुनिया है, बहुत टाइप के लोग हैं। रघुवंशम में सिंह का नाम क्या था? अभी पता भी है कि श्रेया पाठक जी जो डीपी लगाई होंगी, जरूरी है कि उन्हीं का डीपी हो? तो इस बेस को कोई मानकर अगर कमेंट करे तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या लॉजिक है। खैर छोड़ो, रघुवंशम में सिंह का नाम क्या था? तो बेटा उसका नाम था कुंभोदर। पूरी स्टोरी आपको पता ही होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं इस रघुवंश महाकाव्य को, पूरा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रघुवंश महाकाव्य को। पूरी स्टोरी मैंने बताया था क्या है कैसे है। अगर स्टोरी आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप चले जाइएगा प्रीवियस वीडियोज में, प्लेलिस्ट में, और वहां जाकर देख लीजिएगा। मैंने पूरी कहानी से इसको पढ़ाया, पुराने बच्चे जानते होंगे और नए बच्चे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का लाइव टेस्ट होगा। आज के 10 क्वेश्चन लाइव टेस्ट में दिए जाएंगे आपको। लाइव टेस्ट आपका होगा 10 क्वेश्चन का, है ना। और आपको क्या करना है, फटाफट से कमेंट करके बताना है। लाइव टेस्ट में 10 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 7 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और 7 यानी 7 नंबर से जिसके कम नंबर आएंगे उनको भाई दंडित भी किया जाएगा, है ना। जैसे आप लोग ऑफलाइन में होते तो फिर दंड तो मिलता ही। 7 नंबर लाने अनिवार्य हैं, सुन रहे हो सभी लोग ना। 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 7 नंबर लाने अनिवार्य हैं। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, मैं आपसे फटाफट से क्वेश्चन करता जाता हूं, आप लोग उत्तर करते जाइए। बताइए आकृतम में कौन सा समास होगा? स्क्रीन पे मैं लिख देता हूं आकृतम। आकृतम में कौन सा समास होगा? फटाफट से कमेंट करिए, केवल 10-10 सेकंड का समय देंगे आप सबको। आकृतम में कौन सा समास होगा?
इसका राइट आंसर होगा आकृतम का। चलिए सारे लोग बताएंगे आकृतम का मतलब क्या। इसमें आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अभी मैंने कहा था आकृतम मतलब नाकृतम, मतलब नई तत्पुरुष समास इसमें है। कौन सा होगा इसमें? नई तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, स्वागतम में कौन सी संधि होगी? स्वागतम में कौन सी संधि होगी? स्वागतम में कौन सी संधि होगी? बेटा वर्बल लैंग्वेज का यूज ना किया जाए। नहीं बेटा, विदाउट ऑप्शन आपका चेक होगा, कोई ऑप्शन आपको आज नहीं दिया जाएगा, कोई ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होंगे आज। स्वागतम में सबको पता है बीच में वाह है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा? यड़ संधि होगा, क्योंकि यड़ में क्या होता है? या व राला अगर बीच में मिल गया तो यड़ संधि। तीसरा क्वेश्चन आप लोग काउंट करते रहिएगा। सदैव में कौन सी संधि होगी? सदैव में कौन सी संधि होगी? तो बेटा मैंने आपको बताया था जिस शब्द के बीच में ये जो आय की मात्रा दो लगा हो वहां पे हमेशा वृद्धि संधि होता है। क्वेश्चन आप लोग काउंट करते जाइएगा। इस लाइव सेशन के दौरान कोई भी बच्चा ऐसा जो वर्बल लैंग्वेज यूज करेगा, याद रखिएगा बेटा, ब्लॉक के दरवाजे तुरंत खुल जाएंगे। और जो गलती हुई है, क्या नाम है इनका, सुदेश बेरी, जो भी है ये आयर बैर जो भी हो, ब्लॉक के दरवाजे तुरंत खुल जाएंगे, आप परेशान ना हो। एक लिमिट तक हर चीजें जो भी आप करते हो वो बर्दाश्त होता है, लेकिन अगर आप वर्बल लैंग्वेज अगर यहां पे आपने उपयोग किया तो समझ जाइएगा कि बात एकदम बिगड़ चुकी है। खैर छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम आपको ठीक करते हैं, परेशान ना हो। पौनम में कौन सी संधि होगी? बताइए फटाफट से। पौनम का मतलब लास्ट शुरुआत का देखो, आओ। अरे बेटा आओ, 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 आओ या आय आय, अगर ऐसा कुछ अगर दिखता है तो समझ जाइएगा कि उसमें आयादी संधि होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 9। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर तो वो होता है 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कर लेता हूं मैं। नरपति में कौन सा समास होगा? नरपति में कौन सा समास होगा? नराणाम पति मतलब मनुष्यों का स्वामी, इसमें अधिकरण तत्पुरुष है बेटा, यानी अधिकरण तत्पुरुष। नरपति मतलब नराणाम पति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आई थिंक अंतिम प्रश्न होगा ये। 10 क्वेश्चन आई थिंक हो ही गया होगा कि नहीं हुआ अभी तक। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में, ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा आपके लिए, लेकिन आपको आना चाहिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ ही जाइए। हिमालय में कौन सी समास होगी? बताइए आप लोग, कौन सा समास होगा हिमालय में? हिमालय हो या विद्यालय हो, तो बेटा यहां पर भी क्या होगा? हिम का घर या विद्या का घर, यानी विद्यालय मतलब विद्या का घर, हिमालय का मतलब हिम का घर यानी बर्फ का घर। तो डेट मीन्स क्या होगा? यहां पर भी वही तत्पुरुष होगा, वो भी अधिकरण तत्पुरुष, यहां पर भी होगा तत्पुरुष। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए ना। अब आप लोग बताइए कितना सही किए हो। अच्छा ठीक है, फिर भी आप 10 हो गए होंगे, मैंने हिमालय और तत्पुरुष पूछ लिया दोनों का, तो हो ही गया होगा। एक और कर देते हैं जिससे आपका जो कुछ भी होगा पूरा हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सुरेशा में कौन सी संधि होगी?
सुरेशह में कौन सी संधि होगी? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। सुरेशह, जाहिर बात है सुर प्लस ईसह, मतलब यहां पे क्या होगा? हमने क्या बोला? अगर बीच में अगर आपको ए ओ अर अल नजर आता है, अगर बीच में आपको ए ओ अर अल नजर आता है तो जान जाइएगा कि वहां पे गुण संधि होगी। तो ये रहा दोस्तों। आई थिंक आपके अगर नंबर 10 में से 7 आए हैं या 7 से ऊपर हैं तो मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे हो। अगर आपके 7 से कम है तो सुधार की आवश्यकता है, आपको और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी और भी प्रश्न हैं, चलिए देख लीजिए भाई। कादम्बरी कथा की नायिका कौन थी? कादम्बरी कथा की नायिका कौन थी? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन अभी और भी हैं तो कर लीजिए भाई, हमको लगा 30 पर ही एंडिंग होगा, और भी क्वेश्चन से करते जाइए। कादम्बरी कथा की नायिका कौन है? तो बेटा कादम्बरी कथा की नायिका थी, ये जो कादम्बरी कथा है ये चंद्रापीठ की है। और कादम्बरी कथा की नायिका जो है, ये जरूर आएगा पेपर में, कंफर्म जान लो ये सब प्रश्न। पत्र लेखा सीटेट का ये फेवरेट है। अगला प्रश्न, सीता रामेण सह वनम गच्छति, तो सह से आपने जान लिया सह साकम समम सार्धम मतलब करण कारक। नदी शब्द का पंचमी क्या होगा? तो कमेंट करें सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए नद्याह होगा। ये दोस्तों आपके लिए नोट्स से संबंधित सूचना है, तो जिनको ट्रिक्स वाले ये सारे नोट्स चाहिए, मात्र 50 पेज आपको सिर्फ पढ़ना है और सीटेट आप आराम से पास कर जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस करना पड़ेगा। ये नोट्स कहां से आपको अवेलेबल होगा? ये आपकी स्क्रीन पर है, 9653050981 पे आपको डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करके आपने नोट्स को बाई कर पाएंगे। प्राइस जी हाँ महंगी जरूर है, पर अभी इस पर डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, लेकिन यह है कि आप पास आराम से हो जाएंगे, फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो खैर अब आप लोग अपने अपने डाउट्स लिखिए, आपके क्या डाउट्स हैं, एक बार आपके डाउट्स को देख लिया जाए, फिर हम सेशन को एंड करते हैं, है ना। चलो बेटा अपने डाउट लिखिए आप लोग, क्या डाउट्स हैं हमारे बच्चों के? चलिए दोस्तों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आप लोगों के डाउट्स तो कुछ होते ही नहीं है, पढ़ते हो नहीं, डाउट्स होगा कहां से? आएगा भाई आएगा, मैथ का भी कंटेंट आएगा, घबराइए नहीं बेटा, मैथ भी आएगा, सब आएगा। कोशिश रहेगी कल मैथ ही कर लेंगे, कल मैथ वाला हो जाएगा कल। जी बिल्कुल, कल हम लोग दिन में मैथ कर लेंगे। कल जो क्लास होगा वो मैं सोच रहा हूं कि आपको करवा दूं मैथ का। अच्छा झूम खेती पूछ रही है रीमा। झूम खेती बेटा कुछ नहीं होता है, ये एक कृषि का एक पद्धति है। इस प्रकार की खेती में क्या होता है कि एक फसल जब कट जाता है तो जमीन को कुछ साल तक वैसे ही छोड़ दिया जाता है। कुछ साल तक उसमें हम लोग खेती नहीं करते हैं, उसके बाद खाली जो जगह होती है, खाली जगह होने के कारण वहां पे जमीन या बांस या अन्य जंगल उगाता है। तो उस जंगल को क्या करेंगे हम लोग, आराम से उसको हम लोग काट पीट देंगे, लेकिन उस खेती का जो समय आता है तो जमीन को कभी जोता नहीं जाता है, उसी पे हम लोग बीज को छिड़क कर बो देते हैं और भी जाम भी आता है। और झूम खेती में आप कह सकते हो चावल की भी खेती होती है, सब्जियां होती हैं, मकई होती हैं। और झूम खेती बेटा आपका मिजोरम में होता है। आई होप आपने समझ लिया होगा। मेन पॉइंट अगर आपको जानना है तो झूम खेती में जमीन को जोता नहीं जाता है, सिर्फ मिट्टी को जो है थोड़ा हिलाकर इसमें बीज छिड़क दिया जाता है। झूम खेती की मुख्य फसल बेटा आपकी फसल होती है। और दूसरी बात मिजोरम में होती है, और खेती जो था फसल कटने के कुछ साल तक जमीन को छोड़ दिया जाता है।
है ना। चलिए, आई थिंक आप लोग बात समझ गए होंगे, आपकी झूम उम खेती सब क्लियर हो गया होगा, है ना। कोई दिक्कत किसी को? चलो बेटा, मिलेंगे हम लोग कितने बजे शाम को? मिलते हैं हम लोग शाम को फिर 9:20 पर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। चलिए भाई, मिलेंगे फिर शाम को। तब तक आप लोग टेलीग्राम पे जो आपको वीडियो दिया जाए वो आप वॉच करें, या आपको जो एडिशनल लिंक दिया गया है पेड व्यूअर्स को, डेट मीन जो नोट्स को परचेज किए उनको जो वीडियो का लिंक दिया गया है वहां से अपना रिवीजन करें। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि आपके चैनल पर लगातार आपको संभावित प्रश्नों की सीरीज दी जा रही है, जो आपको एक ही बार में आपको आपके मंजिल पर पहुंचाएगा। जी हाँ, सीटेट निश्चित रूप से निकलेगा। तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी व्यूअर्स को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करता हुआ, चलिए सभी लोग अपना अपना कमेंट करेंगे। क्लास 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है, इसके पीछे उसका कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? अगर वो चलचित्र का प्रयोग कर रही है तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। चलिए, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा कि क्लास 4 में भाषा की कोई अध्यापिका है, डेट मीन्स वो हिंदी पढ़ाती है, भाषा सिखाती है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है? विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचक तरीके से प्रस्तुत कर रही है, विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना बता रही है, या चलचित्र के विषय में बता रही। बेटा यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल ऑप्शन ए सही है। पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को वो रोचक बना रही है, जिससे बच्चे का मन लगा रहे, और बच्चे का मन लगेगा तो बेहतर से बेहतरीन वो करेगा। समझ रहे हैं सभी लोग? अब कहोगे सर बी और सी क्यों गलत है? तो बेटा बी और सी इसलिए गलत है क्योंकि अध्यापिका अगर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रही है तो उसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि फिल्म दिखाना चाहती है, या फिर वो फिल्म के बारे में, उस दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में बताना। जी नहीं। अगला प्रश्न, टॉपिक विशेष है बेटा, ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये। और आज अगर आपने लगभग 30 में अगर आपने 28-29 कर दिया तो जान लो विजय निश्चित है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है ना। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, जो भी आपको कहना है। क्योंकि पहले प्रश्न को आप लोग तो गलत कर ही चुके हो, दूसरा ना गलत हो जाए, इसलिए सोच समझ के आंसर करिए। ठीक है, अच्छी बात है। देखो बेटा, शिक्षण सहायक सामग्रियां, चाहे वो आपका ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो आपका पाठ्य पुस्तक हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं किताबें हो, और चाहे वो आपका अध्यापक ही क्यों ना हो, तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हो तो इससे पाठ जो होगा वो रोचक बन जाएगा, और इससे भी रोचकता आएगी। और जब बच्चा अगर अच्छे ढंग से सीखेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर स्किल डेवलप होगा,
चाहे वो पढ़ने की कला हो, स्किल हो, चाहे वो बोलने की कला हो। तो बेटा इसमें सब सही हो जाएगा, ए बी सी सब सही है। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर हमारे सारे बच्चों के रहे हैं। एग्जैक्टली सारे सही हैं। अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोग शुरुआत में ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर एक बार सभी ग्रुप्स में कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण सहायक सामग्री ये क्या करते हैं? ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करते हैं, या कठिनाइयों को दूर करते हैं, या बेटा इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सारे बच्चे कमेंट करेंगे हमारे। शिक्षण सहायक सामग्री, जाहिर बात है दोस्तों, आप सब लोग जानते हो अगर टेलीविजन का दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा तो अगर बच्चा कोई चीज देखता है और उसे रोचक लगता है और देखकर जो प्राप्त ज्ञान होता है वो अस्थायी हो जाता है। इससे शिक्षण शैली में भी रोचकता पैदा होती है, कठिनाइयां भी दूर होती हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो इसका होगा 3 का, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आफरीन फिरदास, रीमा यादव, हेवंती, संगीता, नंदिनी, विकास कुमार, नीरज कुमार, सोनू कुमार, निधि कुमारी सिंह, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों के आंसर लगभग सही है। नेहा वर्मा, हेवंती, गौतम गुप्ता। आज का टारगेट ये है कि आप लोगों को 30 में 28 करना है। हर प्रश्न को जब उत्तर करो सोच लो कि सर ने बोला 30 में 28 करना है, तभी विजय मिलेगी, ये जानकर चलिए। शिक्षण सहायक सामग्रियां ये किसमें लाभप्रद होती हैं? विद्यार्थी के लिए लाभकारी होता है, अध्यापक के लिए होता है, दोनों के लिए होता है, या जटिल कर देता है शिक्षण प्रक्रिया को? तो बेटा इसमें जो आप देख रहे हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, श्यामपट आपका है, श्यामपट अगर नहीं होगा तो शिक्षक पढ़ाएगा कैसे? और दूसरी बात, पढ़ाने के साथ साथ अगर वो कंटेंट उसके लिए अगर मायने ही ना रखे, मतलब जो चीजें वो पढ़ा रहा है अगर वो चीजें उसके लिए अगर मायने रखें तो चीजें बेकार है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होता है और अध्यापक के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि दोनों सीख रहे हैं ना। अध्यापक के लिए इसलिए क्योंकि अध्यापक के पास अगर किताब ही ना दो, अध्यापक को ब्लैक बोर्ड ही ना मिले तो क्या पढ़ाएगा फिर वो? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र, प्रक्षेपक। शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सारे बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र, प्रक्षेपक। विज्ञान होगा या कंप्यूटर या चित्र या प्रक्षेपक? तो सबको पता है कि जिसकी सहायता से हम अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चित्र हो, प्रक्षेपक हो, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन ये प्रक्षेपक मैं एक बार क्वेश्चन कराया हूं, ये आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन विज्ञान बेटा एक सब्जेक्ट होता है, ये कोई सहायक सामग्री नहीं है। यही गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहां पे निगेटिव उत्तर करवा रहा है। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शिक्षक द्वारा क्लास में नाटक कराने का उद्देश्य क्या है? शिक्षक द्वारा क्लास में नाटक कराने का उद्देश्य क्या है? सारे लोग कमेंट करेंगे, हमारे सभी बच्चे फटाफट से कमेंट कीजिएगा। देखिए, चीजों को पहले समझो, नाटक से क्या होगा?
क्या वो अभी एक प्रश्न और आया था, अगर अध्यापक दृश्य श्रव्य सामग्री का अगर वो प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो टेलीविजन दिखाना चाहता है, वो एलईडी स्क्रीन दिखाना चाहता है। इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका मतलब विषय वस्तु को रोचक बनाना चाहता है जिससे बच्चे ढंग से सीख सकें। तो ये गलत है, ये भी गलत है। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे इसका उत्तर, मुझे पूरा यकीन है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लगभग बच्चों ने सही किया है, लगभग में कुछ लोग गलत भी। बेटा अभी यही तो कहते हैं, यही मूल मंत्र है। अगर जब मैंने आपको बता दिया कि दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब टेलीविजन स्क्रीन हो गया, या आप नाटक करते हो तो आप भी एक टेलीविजन की तरह हो जाते हो कि सामने आप नाटक कर रहे हो। नाटक का मतलब आप लोग जानते हो, जो कि आपके स्कूल में कभी भी प्ले करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 7वां प्रश्न। हर आदमी अपनी जिंदगी में क्लास 7, 8, 9 में रहा है तो स्कूल में जरूर देखा होगा ये सारी चीजें। चलो, तो श्रव्य शिक्षण सामग्री का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करें। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। तो बेटा देखो, रेडियो से भी सुना जाता है, श्रव्य मतलब सुनना। आप अच्छे से जानते हो कि रेडियो का मतलब सुनना होता है, तो ये भी होगा। टेलीफोन से भी सुनते हैं, ग्रामोफोन से भी सुनते हैं, लेकिन भ्रमण जो होता है इससे सुनाई थोड़ी देता है। भ्रमण तो आप आंखों पे देखते हो, और आंखों से यानी भ्रमण से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो अस्थाई होता है। तो चूंकि आपसे नेगेटिव आंसर करवा रहा है तो यही गलत है बी वाला, इसलिए बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा, पढ़िए फिर आप आंसर करिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है, या पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है, या छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है? ऑप्शन 4 सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें से यकीनन गलत कर जाओगे, इसलिए सोच समझ कर उत्तर करिएगा बेटा। और जो बच्चे चैनल पर अभी अभी विजिट कर रहे होंगे, वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बस एक ही चीज आपसे मांगते हैं, लाइक और शेयर। अभी तक बताइए, 70 की संख्या में है, लाइक केवल 35 हैं। सभी लोग 10 सेकेंड का समय निकालें प्लीज, और सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाएं, सभी लोग फटाफट से। ये चीज पता नहीं क्या वजह है आप लोगों के अंदर, अगर एक ही बात अगर टीचर बार बार रोज कहेगा, मुझे नहीं लगता कि आप ये कोई अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर एक ही चीजें बार बार कहा जाए, दैट मीन्स फिर पढ़ाई क्या करवाएगा वो। आई होप आप लोगों ने लाइक शेयर कर दिया होगा। खैर शेयर करें ना करें, लेकिन लाइक जरूर कंप्लीट कर लिया करें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग, जी हाँ बिल्कुल गलत उत्तर कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 का। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 में आप थोड़ा गड़बड़ी करते हो बेटा, ऐसे थोड़ी होगा। क्या बोला, पहले प्रश्न का भाव समझो। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है?
जो किया वो समझ लो भाई कुछ तो बात है आपके अंदर, अगर आपने सही किया। अखिलेश कुमार जी का आंसर और रक्षित झा का आंसर बिल्कुल सही है बेटा। पाठ्य पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे सुलभ और कम खर्चीली साधन है। पाठ्य पुस्तकों के बारे में दिया गया बेटा, और कोई बी तो नहीं बोला है भाई। आप जानते हो कि पुस्तकों से अर्जित ज्ञान अस्थाई नहीं होता, भ्रमण से प्राप्त ज्ञान। पुस्तक से तो आप किताबी कीड़े हो जाते हो। और सी वाला देखो, छात्र और शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान, पाठ्यक्रम का ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम का ज्ञान देखिए होता तो है दोनों को, लेकिन आपको उन ऑप्शंस का सिलेक्शन करना है जिसमें सारी बातें आ जाती हों, है ना। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। मितव्ययी का मतलब होता है मित प्लस अव्ययी, कम खर्चीली। अव्यय का मतलब व्यय ना हो। अगला क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए, समझिए तब उत्तर करिए। काफी लोगों ने गलत किया, यही एक एक नंबर आपको आपका बेस खड़ा करेगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? अभी जस्ट ऐसा ही प्रश्न आया बेटा। मितव्ययी का मतलब होता है बेटा कम खर्चीली। अभी ऐसा ही लगभग 3 प्रश्न आपको देखने को मिला है, लेकिन 9वां क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, थोड़ा सा समझेंगे तो आ जाएगा। समझदार को इशारा काफी कि क्वेश्चन नंबर 9 का एक भी उत्तर सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक, यानी जो पाठ्य पुस्तक आप पढ़ते हो वो प्राइमरी लेवल के बच्चों में किस तरह हेल्प करता है? तो बेटा पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं, बात सत्य है। पाठ्य पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, यह भी सही है। मौलिक चिंतन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब सब सही है बेटा। कॉमन एक भी बच्चे ने सही उत्तर नहीं दिया है, केवल हेवंती कुमारी को छोड़ दिया जाए तो। इसीलिए कहा जाता है कि आपको प्रत्येक ऑप्शन को समझना पड़ेगा, ध्यान से उसको समझिए, सुनिए, देन आंसर करिए। क्योंकि बिना सोचे विचारे यदि आप कोई काम करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी बेटा। भाई पहला ऑप्शन क्या कहा? पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती है, बात सही है। पाठ्य पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, यह भी सही बात है। जी हाँ, जो सही है वो सही है ही। जी हाँ रीमा, तुम्हारा भी सही रहा होगा क्योंकि कमेंट दिखा नहीं। और पुस्तकें मौलिक चिंतन की, अब यही तो दिक्कत हो रही है। प्रश्न आज सच में बहुत जबरदस्त हैं, और मुझे 30 में 28 देखना है कितने लोग 30 में अब 28 क्या कहें। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए हो, 25 प्लस तो कम से कम रह ही लेना आप लोग। इतने बढ़िया प्रश्न थे, लेकिन फिर भी बढ़िया का मतलब आसान प्रश्न थे ये, पर इतने भी आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ रखे जाएं जो क्या हो? हाँ बेटा, इसमें कोई कहीं पर लिखा थोड़ी है कि बिना गुरु के ही ज्ञान मिलेगा। कहीं पर लिखा थोड़ी है कि कहीं जब कि गुरु हो तभी ज्ञान मिलेगा।
और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी लगभग सभी के गलत हो गए थे। ये भी तो कहा करो, ये अगर नहीं कहोगे तो कैसे काम बनेगा। ये भी तो कहिए कि सर क्वेश्चन नंबर 9 भी सबके गलत हो गए थे, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसीलिए देखिए सब सही कर दोगे तो फिर फायदा क्या। यही तो खासियत है, कम से कम नई नई चीजें आप सीखो। भक्ति सागर प्रियंका, क्या बात है, नाम बड़ा अच्छा आपने रखा है, बहुत बढ़िया। तो सर पहले मैंने भी सही किया था, पहले का क्या मतलब है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में देखो बेटा, ये आज के जो प्रश्न है थोड़ा उलझाऊ हैं, थोड़ा दिमाग में आपके पता नहीं क्या क्या भाव प्रकट करेंगे। तो सोचिए समझिए देन आंसर करिए। तो 25 प्लस तो आपको रहना ही है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ रखे जाएं जो कैसे हों। केवल तो गलत होगा, अत्यंत छोटे गलत होगा, सरल परिवेश जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चे के परिवेश से जुड़े हों, उसके वातावरण से जुड़े हों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क का आधार क्या है। मतलब जैसे अभी आप अब देखो, जिन बच्चों ने शुरुआत में बहुत ध्यान पे चीजों को ऑब्जर्व किया होगा तो वहां बताया गया कि अगर सामने दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोग की जा रही है तो आमतौर पे समावेशी क्लास है। समावेशी क्लास मतलब बहुत तीव्र बालक भी हैं, मंद बुद्धि बालक भी हैं और प्रखर बुद्धि बालक भी हैं, तीनों तरह के बालक हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर टेलीविजन स्क्रीन दृश्य श्रव्य सामग्री का अगर उपयोग हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा। तो दृश्य श्रव्य सामग्री को उपयोग करने का आधार अभी आपने तीन जो अभी 9 प्रश्न कराए गए उनमें पे 2-3 प्रश्न में था कि दृश्य श्रव्य सामग्री क्या करता है, बच्चे में रोचकता पैदा करता है, और रोचकता पे अगर सीखेगा तो तर्क शक्ति विकसित होगी। लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्री का यह कदापि मतलब नहीं होता कि आप उसे टेलीविजन स्क्रीन को समझने में मदद कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11, इससे अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया सुगम हो जाती है, स्थूल हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका ये तीनों ऑप्शन ही समाहित हो जाएगा, तीनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में समाहित है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाएगी अगर ये तीनों चीज हमारे एक्टिव हों। तो पहले ऑप्शन में मैं देख रहा हूं कि तीनों ऑप्शन समाहित हो गए हैं। अपने सारे बच्चों से निवेदन रिक्वेस्ट है कि आप अगर 1% भी समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पेपर में फंसने वाले प्रश्न अगर सबसे पहले प्राप्त करना है तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, कमेंट करेंगे फटाफट से। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। चलो बेटा, अंश कुमार, नीरज कुमार, हेवंती, नेहा वर्मा, राजाराम, बेल्डन। देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता हो। बेटा ये तो होनी चाहिए, सुंदर और आकर्षक। वैसे ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सी वाले में कुछ ज्यादा गड़बड़ी है। मतलब यही, क्या दृश्य श्रव्य सामग्री ऐसा हो जो बालक को ही विचलित कर दे। क्या दृश्य श्रव्य सामग्री ऐसा हो जो बालक को विचलित कर दे। जी नहीं। अगला क्वेश्चन 30 वाला 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि किसमें सहायक है।
सारे बच्चे जानते हैं पाठ्यचर्या, पाठ्य का मतलब होता है पाठ्य पुस्तक और अध्यापक, और चर्या का मतलब होता है चरने वाला। चरने वाला कौन है? मतलब सीखने वाला, डेट मीन्स आपका अपना विद्यार्थी। तो विद्यार्थी किसको चरता है? पाठ को चरता है या अध्यापक को चरता है? चरने का मतलब सीखना। तो इनको करने के लिए क्या क्या चीजें इसमें होती है? गीत भी हो सकता है, संवाद भी होता है, अंत्याक्षरी भी होता है, भापड़ वाद विवाद, ये सब किसमें सहायक होंगी? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा भाषा और साहित्य को समझने में। आप सबके आंसर बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक ही चीज आप लोग सही नहीं कर रहे हो, आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है। सोचिए, अगर लाइव क्लास में बार बार एक ही चीज अगर कहा जाए तो ये अच्छी बात, अच्छे संकेत नहीं है। चलो भाई ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, बच्चों का आकलन करती है, या बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः किसकी सहायता करता है? व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराने का मतलब क्या है? कंठस्थ का मतलब कितनी बार बोला हूं मैं आपको? कंठस्थ का मतलब होता है बेटा रटना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आकलन कराती हैं? जी नहीं, जी नहीं। भाषा की विभिन्न छटाएं, भाषा के विभिन्न स्वरूप, इन चीजों से परिचित कराती हैं। पहली बात तो जो छटाएं होता है, ये विभिन्न छटाएं, ये बहुत पॉजिटिव आंसर होता है जहां पे विभिन्न लगा होता है। मैं आपसे इस बारे में बोल भी चुका हूं कई बार कि जिस प्रश्न के ऑप्शन में विभिन्न लगा हो तो समझ लो उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। 99.9% वो उत्तर सही होता ही होता है। ये सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको हमने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है। जो बच्चे अंतिम 25 दिन, मतलब अभी तक बेसिक से शुरुआत से अगर वो कुछ नहीं पढ़े हैं और फिर भी सीटेट को पास करना चाहते हैं, उनके लिए मात्र 50 पेज का नोट्स। जी हाँ, उन सभी बच्चों के लिए बेटा केवल लंबे लंबे नोट्स पढ़ने पे कुछ नहीं होगा। 50 पेज के नोट्स पढ़ें, जिसमें 3 चीजें हैं। कॉन्सेप्ट की समझ कहानी के द्वारा, जो कि कभी प्रश्न आपके गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि आप चीजों को जोड़कर उत्तर करना सीखोगे। दूसरा, टैग वर्ड का सही चयन। अगर आप टैग वर्ड का सही चयन कर लेते हो तो 100+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, जीवन में वो कई बार वो अवसर आ जाता है जब आप चीजों को नहीं, मतलब पास तो करना है, किसी भी तरह करना है, तो उस समय हमें सबसे जरूरत होता है रूट वर्ड्स की। तो आपको इसमें रूट वर्ड भी दिया गया है, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस टैग वर्ड प्लस रूट वर्ड और प्लस 500 अति संभावित प्रश्न, यानी किसी भी प्रैक्टिस सेट को भी हल करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं, देन आपको किसी भी नोट्स की जरूरत पढ़ने की, किताब की नहीं पड़ेगी, जो कि आपको इस 50 पेज के नोट्स में दिया गया है। तो अंतिम 25 दिन है, इसमें आप आराम से 50 पेज तो आप पढ़ ही सकते हैं। इस नोट्स को बेटा, इसकी प्राइस भी है, क्योंकि कोई फ्री की कीमत नहीं होती। तो इस नोट्स को परचेज करने के लिए करना कुछ नहीं होगा। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 9653050981, मतलब 9653050981 पर आप डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करके आप अपने नोट्स को बाई कर सकते हैं। प्राइस बेटा इसकी
हाँ थोड़ी महंगी है 799, पर अभी अपने सभी गरीब बच्चे हों या अमीर बच्चे हों, इस पर आपको बेहतरीन डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। खैर दोस्तों, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसको आवश्यकता होगी केवल वही लोग मैसेज करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का जो चयन है उसका करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, देखिए पाठों की संख्या से कुछ नहीं होगा और प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं याद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रचनाएं का क्या मतलब, ये रटने की बात कर रहा है, दैट मीन्स वो तो कभी सही नहीं हो सकता। ऐसे पाठ जो बच्चे के संवेदना लोक के साथी बन सकें, बस वही कहते नहीं है कि हेलो हाय करने से कुछ नहीं होगा, हाथ मिलाने से भी कुछ नहीं होगा, हाथ पकड़ के जो चलाना सिखाए वही दोस्त है, वही मित्र है, वही भाई है। मतलब ऐसे पाठ का चयन करें हम जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 16वें के बाद हम आपको लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे आइए आप लोग, और आपकी स्क्रीन पर है 16वां क्वेश्चन। नेहा 9027, क्या बात है, शत्रुघ्न कुमार, रक्षित झा, मुकेश कुमार। वैसे रक्षित झा की परफॉर्मेंस में बेहतर सुधार आई है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। संगीता कुमारी, हेवंती कुमारी, विकास कुमार, कुंदन कुमार पाठक, शबनम, निधि कुमारी सिंह, ठीक है, अखिलेश कुमार। चलो बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। भाषा की क्लास में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है? एक एक ऑप्शंस को आप देखिए, जब ऑप्शंस आपके समझ में, प्रश्न देखते ही अगर आपको ऑप्शन समझ में आ जाए, जान लो सब ठीक है। क्या कह रहा है? बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, क्या यह सुनिश्चित करता है? जी नहीं यार, क्या प्रभाव पड़वाओगे, शीर्षक याद रटना गलत बात। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समाचार पत्र पत्रिकाओं का जो उपयोग होता है वो यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हां, 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और याद रखें जितना मैं आपको करवा दे रहा हूं, नोट्स प्लस लाइव क्लास जितना मैं आपको करवा दिया हूं, यकीन माने बेटा 120 125, कहने का भाव यह है वहां तक आप टच करोगे, कंफर्म है। इन्हीं में से देखिए कितने लोग टच करेंगे, फेल तो होने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फेल तो मैं गारंटी के साथ लाइव बोल रहा हूं, कोई नहीं हो सकता। कितना भी नंबर कट जाए, लेकिन 105 102 103 104 के आसपास सारे लोग रहोगे। बस आपके पास एजुकेशन स्टडी पॉइंट के द्वारा दिया गया 2 चीजें आप ध्यान में रखें, केवल वो 50 पेज के नोट्स को कंठस्थ कर लें, पूरा एकदम याद कर लो जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किया, साथ में लाइव क्लास आप करते रहें तो आपके लिए और अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ कह रहा है, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ होंगे? और लगभग बच्चों ने उत्तर बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सबका सही है, एकदम सही बात है, उसमें कोई संदेह की बात थोड़ी है। सबसे मुझे लगता है आज का सबसे आसान प्रश्न, आज का सबसे आसान प्रश्न, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने का लाभ यही होता है कि उसे अवसर प्रदान करना। 17 के बाद आपको लेकर चलेंगे 18 की तरफ, आइए
भाषा के शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? अनावश्यक होता है, एकमात्र साधन है, साध्य है या साधन है? कमेंट करिए आप लोग। बेटा साध्य और साधन, आपको पहले ये दो बातें समझना पड़ेगा। साधन क्या है और साध्य क्या है, दो बातें पहले आप क्लियर करो दिमाग में। अनावश्यक तो कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत है। एकमात्र का मतलब केवल होता है, मतलब फिक्स कर रहे हो। ये सारे वर्ड आपको नोट्स में दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। एकमात्र का जहां मात्र लग जाए या एकमात्र लग जाए उसका मतलब केवल होता है, तो वो तो नेगेटिव मतलब गलती है। अब साध्य क्या है, साधन क्या है? जिसकी सहायता से आप चीजों को सीखते हो वो तो साधन है। जैसे आप मान लीजिए अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी से कर रहे हो? पाठ्य पुस्तकों की तैयारी से कर रहे हो ना, पाठ्य पुस्तकों की सहायता कर रहे हो, तो पाठ्य पुस्तकें साधन है, लेकिन आपने सीटेट पास कर लिया, ये साध्य है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक क्या है, तो पाठ्य पुस्तक एक प्रकार का साधन है। जैसे हम आपके लिए साधन है और आपने एग्जाम को टैकल कर लिया, वो साध्य है। समझ पा रहे हो सभी लोग? अगर आपको समझ आ रहा है, 1% भी अगर समझाने में हम समर्थ हो पा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो और पेपर में छपने वाले हूबहू प्रश्नों को आप जानना चाहते हैं, कैसे उन्हें टैकल किया जाए, कैसे हल किया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 19, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में जो चित्र दिए गए होते हैं बेटा, उसका उद्देश्य क्या है? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है या आकर्षक बनाता है, शोभा बढ़ाता है या चित्र देने का प्रचलन है? तो बेटा सबको पता है, जब आपके सामने कोई चित्र होता है ना, तो आप क्या करते हो? आप कल्पनाओं में खो जाते हो। जाहिर सी बात है कि आप कोई भी चित्र आपके सामने रखा जाए, जैसे मानचित्र है, तो आपको कल्पना करना पड़ता है। चित्र आपने देखा तो अब कानपुर कहाँ है या यूपी कहाँ है, बिहार कहाँ है, आप उसके बारे में कल्पना अपने दिमाग में करते हो, जबकि आपकी आंखों के सामने बिहार नहीं दिख रहा, लेकिन आप कल्पनाओं में चले जाते हैं। तो चित्र का प्रमुख कार्य यही है कि आपको अमूर्त संकल्पनाओं में समझ विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। समझ ना आए तुरंत कमेंट करके पूछना। अगर आपको 1% भी समझना है, कोई भी वर्ड, कोई भी ऑप्शन, आपको तुरंत पूछना है, लेकिन सफलता 100% आपको ला के दिखाना है। और जो बच्चे नए हो उनको बता दें कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर, इस चैनल पर दिन में 11 बजे और शाम को 9:20 पर डेली लाइव क्लासेज कराई जाती है। हम आपको ना केवल अभ्यास नहीं कराते, बल्कि पैडागोजी का पैटर्न सिखाते हैं, और 90 नंबर पैडागोजी का ही पूछा जाता है। और पैडागोजी के पैटर्न को सीख लिया तो पास इतना आराम से होंगे, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो इतना टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20 का बेटा ऑप्शन नंबर सी सबको दिख रहा है। जिस ऑप्शन में परिवेश लिखा होता है, यह भी मैंने आपको बताया हुआ है, केवल कभी हो नहीं सकता। विदेशी रचनाओं कोई मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष पर कोई मूल्य का कोई यहां मतलब नहीं होता, लेकिन ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। मैंने कहा कि भैया परिवेश एक पॉजिटिव ऑप्शन होता है। छटाएं मैंने अभी भी आपको बताया, छटाओं का मतलब भाषा के विभिन्न स्वरूप, और विभिन्न वर्ड जिस ऑप्शन में लिखा होता है वो भी बिल्कुल पॉजिटिव ही होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सी है? भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? सारे बच्चे कमेंट करके हमारे बताएंगे।
सबसे कम महत्वपूर्ण। भाषा की विभिन्न छटाएं मैं आपको बता चुका हूं। याद रखो मेरे दोस्त, आप में से सब एक टीचर हो, तो मतलब यह हुआ कि जो भाषा की विभिन्न छटाएं हैं, ये तो मैंने अभी आपको बोला विभिन्न लगा होगा तो पॉजिटिव होगा, आप जानते ही हो। वैविध्य का मतलब विभिन्न ही होता, तो यह भी पॉजिटिव है, वैविध्य भी पॉजिटिव ही है। लेकिन सी वाला गलत है, पाठों की संख्या का कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे कम महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे निगेटिव उत्तर करवा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप सभी बच्चों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? भाषा सीखने का एकमात्र का मतलब मैंने बताया केवल होता है अभ्यास परक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? पाठ्य पुस्तकें साधन हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 22 के बाद हम आपको लेकर चलेंगे। एक सेकंड दोस्तों, रुक जाइए एक सेकंड। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। पत्र पत्रिकाएं सीखने में क्या करती हैं? पत्र पत्रिकाएं सीखने में क्या करती हैं? क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, या बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, या साधक है, या बाधक है? मुझे नहीं लगता, जब पाठ्य पुस्तक है, वैसे पत्र पत्रिकाएं होती हैं तो ये साधक है। जी हाँ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हमारा नहीं हो सकता जिसको इसके बारे में पता ना हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से। भाषा की क्लास में 24 आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा बेटा। पत्र पत्रिकाएं सीखने में क्या करती? हाँ ठीक है। भाषा की क्लास में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव उत्तर करना है बेटा 24 के लिए, आपको निगेटिव उत्तर करना है। 24 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या लिखा है। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, बात सही है। आवश्यकताओं को ध्यान रखो, लेकिन विद्यालय के निर्देश का पालन नहीं करवाना है। अगर आप विद्यालय के निर्देश का पालन करवा रहे हो तो बात बिगड़ जाएगी, बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उसे बांध रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, पाठ्य पुस्तक की जो भाषा हो वो कैसा हो? तो पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तत्सम तद्भव अधिकाधिक ये सब नहीं। देखिए पाठ्य पुस्तक, अब एक बात बताओ, अगर जो पुस्तकें आपको पढ़नी है, हम क्या बोलते हैं आपको? हमने क्या बोला आपको? हमने यही तो बोला ना, हमने यही बोला कि अगर आप चीजें पढ़ रहे हो, हाँ एक मुझे एक एग्जाम्पल याद आया अभी। काफी बच्चे इस बात को कहते भी हैं कि सर एक बात बताओ, पाठ्य पुस्तक में अगर हम घर की भाषा को कोरिलेट कर दें, मतलब उसी तरह की कहानी को कोरिलेट कर दें, तो आपको सीखने में आसानी होगा कि नहीं होगा? हाँ ये था कि कुछ बच्चों ने हमारे पास मैसेज करके पूछे, सर आप किताब दे रहे हो कि नोट्स दे रहे हो? तो बेटा कॉमन सेंस की बात होती है कि हम नोट्स दे रहे हैं। किताब अगर देना होता तो आई होप, किताब में तो अगर किताब पढ़ना होता तो आप मार्केट से खुद ही ले सकते हो, लेकिन जो नोट्स होता है
उसने मेरी आवाज लिखी हुई है, मेरी आवाज है उसमें, मैंने अपनी आवाज को उस नोट्स में उतारा है, मतलब मैंने अपनी भाषा को उस नोट्स में जोड़ दिया है, जिससे आपको समझने में बेहद आसानी हो और आपके उत्तर सीधा सही हो जाएं और आप सभी लोग 112, 108, 109 मिनिमम इतने नंबर आप ला सकें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सबसे अधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है? बाल साहित्य का पूर्ण ज्ञान या शिक्षण की? देखो बेटा, सीधी सी बात है, अगर आप हिंदी के प्रति जवाब दे हो तो बाल साहित्य का आपको विविध उपयोग आना चाहिए। 26 के बाद आपको हम ले चलेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। आ जाइए बेटा, प्राथमिक क्लास में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोल प्ले होता क्या है, रोल प्ले की भूमिका क्या होती है, आप बता सकते हो? रोल प्ले कोई, मैं कई बार बोला हूं, रोल प्ले कोई टीचर थोड़ी होता है, रोल प्ले आपसे ही करवाया जाता है, जिसमें खुद आप रोल निभाते हो। और रोल अगर आपको निभाने का मौका मिलेगा तो इसका मतलब आपके अंदर अपसारी चिंतन विकसित होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा अगर मौके दिए जाएं। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू शत्रुघ्न कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पाठ यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या हो? कमेंट कीजिएगा बेटा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बेटा मैं फिर कहूंगा, इस वीडियो की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, वीडियो का एंडिंग भी इसी पॉइंट से करेंगे। रोचक विषय वस्तु हो, वो रोचक विषय वस्तु कब आएगी? जब आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे या आपके पढ़ाने का तरीका निराला हो। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, एक समावेशी क्लास में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। तो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया बेटा? मैं हकीकत के साथ में आपको बता दूं, जाके अपने किसी भी प्रीवियस ईयर के फिट में जाके लागू करके देख लेना, अगर लागू ना हुआ तो जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा। जिस ऑप्शन में विविध लगा होता है वो ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, आई होप आप सबको समझ आया होगा। जो वर्ड ना समझ आया हो, जो ऑप्शन ना समझ आया हो, जो प्रश्न ना समझ आया हो, कमेंट सेक्शन में भर दो, आपके एक एक ऑप्शन का करेंगे रिप्लाई, आपके एक एक बातों को रिप्लाई मिलेगा। लेकिन जो सपने हैं आपके वो बिखरने नहीं चाहिए। ना समझ आए पूछिए, एक छोटे बच्चे की तरह पूछोगे हम तब भी बताएंगे, लेकिन आपके अंदर वो सीखने की जिजीबिसा हो। और हां, अगर अभी तक आपने पेडागोजी के पैटर्न को बेटा नहीं सीखा है तो जाहिर बात है कि आपने लेट कर ही दिया है, क्योंकि पिछले 7 महीने से मैं आपको सिखा रहा हूं लगभग चीजें। तो ये पैटर्न अगर आपको पेडागोजी का सीखना है तो जाहिर बात है नोट्स के लिए नंबर आप याद रखें, 9653050981। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज, एक ऐसा नोट चाहिए कि कितना भी सीटेट वाले प्रश्न को घुमा लें लेकिन आपका उत्तर गलत नहीं होगा। और उत्तर क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको ब्रह्मास्त्र इसमें दे रखा है, और 50 पेज तो यार इतना आराम से पढ़ सकते हो। और याद रखना, ये लंबे लंबे नोट्स आप लेकर खुश तो हो जाते हो, जिसमें 500 पेज की सीडीपी होगी, 300 पेज का ईबीएस होगा, 400 पेज की हिंदी होगी। पढ़ते पढ़ते आप सोचिए अच्छा तो लगता है एक बार, लेकिन क्या आप उसे पढ़ पाओगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे बेटा। तो ये है इसकी हकीकत। तो खैर, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकता है, कोई भी आपका डाउट हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। कोई भी डाउट आपको आता है, लेकिन हाँ बता रहे हैं, प्रक्षेपक फिर से बता रहे हैं। देखो बेटा, प्रक्षेपक का मतलब यह होता है, आपने साइंस में एक बात पढ़ी होगी कि जब कोई वस्तु किसी वेग से फेंका जाता है, अगर वो वस्तु फेंकने के बाद दोबारा वापस ना आए तो उसे प्रक्षेपक कहते हैं।
यानी पढ़ने की सामग्री में एक ऐसा टेक्निक यूज किया जाए कुछ सीख लेने के बाद आप उसे दोबारा भूलने की गुंजाइश ना बने, तो वो जो सामग्री होती है वो प्रक्षेपक होता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाइए और शाम को 9:20 पर जरूर मिले। 9:20 पर लाइव आपसे मिलेंगे दोबारा। बाकी टेलीग्राम पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे आप जुड़ने के लिए आप यही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च मारेंगे तो वहां पर लिख कर आएगा कि परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है, देन आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, लगभग 29 में 26 नंबर 25 नंबर, फिर भी संतोषजनक स्कोर रहा है। संतोषजनक आपका स्कोर रहा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अच्छा, 27 का काहे ए नहीं होगा सर? अच्छा बेटा, इसका मतलब आपको रोल प्ले नहीं पता। पहली बात तो आप हमको जानते हो क्या होता है, आप लोग रोल प्ले का मतलब समझते हो कि एक टीचर। तो रोल प्ले का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी विकसित की जाए जिससे उसके अंदर अपसारी चिंतन विकसित हो। और अपसारी चिंतन तब विकसित होगा जब उसको विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाएं, लॉजिक डेवलप हो। उसे नाटक खेलना थोड़ी सिखाना है कि फिल्मकार, चित्रकार, हीरो बनना है। अभिनय क्यों सिखाओगे भाई आप? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, दिल से आभार आप सभी का। मिलते हैं शाम को 9:20 पर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कोई भी बात ना समझ आए, स्क्रीनशॉट उसका रख के व्हाट्सएप पर सेंड कर